हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। लेकिन इसे बताने से पूर्व स्टूडेंट्स पहले हम समझ लें कि ये यूनिट है क्या। यहाँ डेफिनेशन है, लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड ए यूनिट और एन इनवर्टिबल एलिमेंट इन आर इफ वी कैन फाइंड एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू 1। कह रहा है कि मान लें कि R एक इंटीग्रल डोमेन है, तब उसी इंटीग्रल डोमेन का एक एलिमेंट A एक यूनिट कहलाता है यदि हमें उसी इंटीग्रल डोमेन में एक एलिमेंट B इस प्रकार मिले कि A इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो, 1 हो। तो उस स्थिति में वह A क्या कहलाता है, एक यूनिट कहलाता है। इसे दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी इंटीग्रल डोमेन का वह एलिमेंट यूनिट कहलाता है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें उसी इंटीग्रल डोमेन में मौजूद हो। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है पहला क्वेश्चन, गिव ऑल द यूनिट्स ऑफ Z15। यह क्वेश्चन जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2015 में पूछा गया था। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, Z15 के एलिमेंट को ले लेते हैं। क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब इनमें से कौन यूनिट्स हैं, तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि किस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें मौजूद है। ठीक है, तो हमें सिर्फ 1 4 और 11 और साथ ही 14 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें मौजूद है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्राप्त होता है, उसे 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में 1 प्राप्त होता है। इसलिए यह क्या है, एक यूनिट है। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पर क्या है, 1 ही है। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4 ही है। 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 प्राप्त होता है। 16 को 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में 1 प्राप्त होता है। यहाँ भी 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121, 15 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें 196 प्राप्त होता है। 15 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है। यानी कि ये 4 एलिमेंट क्या हैं, Z15 के यूनिट्स हैं। इन चारों एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, सिंस 1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से 11 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15 11 इज इक्वल टू 1 एंड 14 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15 14 इज इक्वल टू 1। therefore 1 4 11 and 14 are the units in Z15। हमें 0 2 3 5 6 7 8 9 10 12 और 13 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये सभी यूनिट नहीं हैं। और 1 4 11 और 14 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, ये बात ध्यान में रखना है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये सभी यूनिट्स हैं। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द यूनिट्स इन Z√2। हमें यहाँ पर Z√2 के सभी यूनिट्स को फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, लेट a + b√2 be a unit in
z√2। मान लेते हैं कि z√2 में एक यूनिट कौन है, a+b√2। चूँकि z√2 के सभी एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, a+b√2 फॉर्म के होंगे, इसलिए यहाँ पर हम यूनिट को उसी फॉर्म में लेंगे। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट्स c+d√2 belongs to z√2 such that a+b√2 into c+d√2 इज इक्वल टू 1। अगर a+b√2 z√2 में एक यूनिट है तो डेफिनेट है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी z√2 में एग्जिस्ट करेगा, और वह मान लेते हैं c+d√2 है। तब क्या होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम a और b का मान फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम इसका कंजुगेट लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक हमें a और b का मान नहीं पता चलेगा तो हम यूनिट नहीं बता सकेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टेकिंग कंजुगेट, क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, a-b√2 c-d√2 इज इक्वल टू 1। 1 का कंजुगेट 1 ही होगा। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, क्या, a+b√2 इंटू a-b√2 a² - 2b², ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, c² - 2d² इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हमें तभी प्राप्त होगा जब यह भी 1 के इक्वल हो और यह भी 1 के इक्वल हो, क्योंकि ये दोनों ही इंटीजर ही होंगे। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज डेट a² - 2b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ इसे ही लेकर चलते हैं 1 के इक्वल, क्योंकि हमें यहाँ पर a और b का मान फाइंड करना है। हमें c और d का मान फाइंड नहीं करना है, बल्कि a और b का मान फाइंड करना है, इसीलिए हम इसे ही लेकर चलेंगे। तो यह 1 के इक्वल कब होगा, 2 केस हमें यहाँ पर मिलेंगे। एक केस क्या, a² 1 हो, b² 0 हो, और दूसरा केस क्या, a² 0 हो और b² -1/2। ठीक है, तो दूसरा केस संभव नहीं है, क्योंकि हमें a और b दोनों ही इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन a² इज इक्वल टू 1 एंड b² इज इक्वल टू 0, तो a² - 2b² इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो इससे हमें यही पता चलता है, इट इम्प्लाइज डैट a इज इक्वल टू ±1। ठीक है, a का मान ±1 होगा और b का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हमें a और b का वैल्यू निकल जाता है। अब इसी a और b का वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो z√2 में जो यूनिट है पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे therefore a+b√2 इज इक्वल टू क्या, ±1 प्लस 0 इंटू √2, ठीक है, इज इक्वल टू ±1। लिखेंगे हैंस +-1 आर द यूनिट्स इन z√2। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, लेट R be the set of all a+b√-3 where a,b belongs to z, find all the units of R। इसे हम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि a+b√-3 जो है
वह इसका एक यूनिट है, तब उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस सेट में ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, जिसे कि a प्लस बी √-3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1। यहाँ लिखेंगे लेट a प्लस बी √-3 बी अ यूनिट इन R, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट c प्लस d √-3 belongs to R such that a plus b √-3 into c plus d √-3 इज इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब हमें यहाँ पर a और b का मान फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम इसका कंजुगेट लेंगे। टेकिंग कंजुगेट क्या हो जाएगा यहाँ पर a माइनस बी √-3 इंटू सी माइनस डी √-3 इज इक्वल टू 1। 1 का कंजुगेट 1, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी √-3 इंटू a माइनस बी √-3 a² प्लस 3b², और यहाँ पर उसी तरह से c² प्लस 3d² इज इक्वल टू 1। तो यह क्या इम्प्लाइज करता है, यह इम्प्लाइज करता है कि a² प्लस 3b² 1 होगा और c² प्लस 3d² भी 1 ही होगा, ठीक है। क्योंकि a b c d ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं, तो डेफिनेट है कि यहाँ भी इंटीजर होगा, यहाँ भी इंटीजर होगा। तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट 1 कब होगा, जब दोनों ही इंटीजर 1 ही हो, ठीक है। तो चूँकि हमें a और b का मान फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम इसे ही लेकर चलेंगे, ठीक है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पर 1 हमें कब कब प्राप्त हो सकता है, जब a² का वैल्यू 1 हो, b² का वैल्यू 0 हो, और दूसरा जब a² का वैल्यू 0 हो, b² का वैल्यू क्या हो, 1/3 हो। तो दूसरा जो केस है वहाँ पर b का वैल्यू हमें क्या हो जाता है, एक रैशनल नंबर आ जाता है, ठीक है, वह इंटीजर नहीं होता, इसलिए दूसरा केस संभव नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पर पहला केस में जैसे कि a² इज इक्वल टू हमें क्या लेना है 1 और b² इज इक्वल टू 0 लेकर चलना है, और उसके आधार पर हम a और b का वैल्यू पता कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे when a² इज इक्वल टू 1 एंड b² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a² प्लस 3b² इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज दैट क्या a इज इक्वल टू ±1 और b इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें यही पता चलता है कि हमें यहाँ पर यूनिट के रूप में क्या प्राप्त होगा, ±1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि दूसरा केस तो यहाँ पर संभव ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखकर दिखाते हैं when a² इज इक्वल टू 0 और b² इज इक्वल टू क्या 1/3 लेते हैं, तो a² प्लस 3b² बराबर क्या हो जाता है 0 प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1 तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इट इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू क्या 1/√3। इससे तो हमें यहाँ यही पता चल रहा है कि ये b का वैल्यू हमें क्या है 1/√3 आएगा, जो कि z से बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, यह केस संभव नहीं है, ठीक है। a और b का वैल्यू यह नहीं हो सकता है। a और b का वैल्यू हम क्या लेंगे +-1 और 0, और इसे ही हम यहाँ पर पुट करके r में यूनिट का मान निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे therefore a प्लस b √-3 इज इक्वल टू क्या +-1, ये सिचुएशन लेंगे, और फिर +0 इंटू √-3 यानी कि +-1, हैंस +-1 r
यूनिट्स इन आर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।